Welcome to Subhash English School Digital Lectures. Class 8th, Chapter 8, British Policies and Administration in India after 1858 मतलब 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन और नीतियाँ. लेट्स अस लर्न. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में क्या क्या प्रशासनिक परिवर्तन किए गए. हाउ आर्मी वाज रीऑर्गेनाइज्ड. सेना का गठन कैसे किया गया. What were British economic policies from 1858 to 1947? सन 1858 से लगाकर 1947 तक कौन कौन सी ब्रिटिश नीतियाँ आर्थिक नीतियाँ भारत में आईं. फोर्थ हेडिंग है ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया. किस तरह भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति लाई गई. हाउ इंडियंस वेयर बेनिफिटेड फ्रॉम द चेंजेस इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी. ब्रिटिश प्रशासनिक नीति में परिवर्तन से भारतीयों को क्या लाभ मिला. You have learned in Chapter 3 how the heroes of the first freedom struggle led their lives and gave a savage jolt to British rule by showing their might and determination to show the British. Through British government suppressed the struggle of 1857, but this struggle was a warning bell for British government. A new phase began in Indian history. The British government was under pressure and so they decided to make important changes in administrative setup. अब क्या हुआ कि पिछले पार्ट में हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ. उसको बाद जो भारत ने बलिदान देते हुए भारत ने शासन पर प्रहार न केवल अपनी शक्ति का परिचय दिया बल्कि अंग्रेजी शासन की नींव हिला डाली. तो टू शो द ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी शासन की नींव हिला डाली. तो उसके बाद ब्रिटिशर ने क्या किया कि अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के रणकुरों द्वारा कठोरतापूर्वक दमन हुआ, जिसके बाद इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ और वही लड़ाई थी 1857 की. परिणाम स्वरूप भारत ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लाने का निर्णय किया. सेकेंड हेडिंग है न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेरिफाइड बाय द resentment and revolts against the British during first freedom struggle squarely blamed East India Company. The British held the administrative and economic policy of East India Company responsible for the outbreak of 1857 struggle. Therefore, the British government decided to bring the company rule to end forever in India. अब क्या हुआ कि भारत में नई प्रशासनिक नीतियाँ लाई गई. तो उस नीति का क्या उद्देश्य था कि स्वतंत्रता संग्राम से भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजों के विरुद्ध उत्पन्न हुए असंतोष के लिए ईस्ट कंपनी को जिम्मेदार ठहराया. उनका मानना था कि ईस्ट इंडिया के कारण हमें यह नुकसान उठाना पड़ा है. तब उन्होंने क्या कहा कि अपनी प्रशासनिक नीतियाँ तैयार की और उसी के फलस्वरूप 1857 की लड़ाई को बढ़ाकर 1857 का जो स्ट्रगल हुआ वो हमें देखने को मिला. अतः ब्रिटिश सरकार भारत की कंपनी शासन के लिए संकल्पबद्ध हो गई. अब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि अपने रूल भारत में लाएंगी. The Act of 1858 implementing the changes in administrative policies, the British government passed a charter act in 1858 known as Act of 1858. Following points were incorporated in the coordination. ठीक है. तो फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी कुछ पॉलिसियाँ लाए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मतलब प्रशासनिक नीतियाँ लाए. तो उसमें क्या करा कि ब्रिटिश ने अपना एक अधिनियम पारित किया. ऑर्डिनेंस का मतलब एक अधिनियम पारित किया और उस अधिनियम को क्या कहा गया है 1858 एक्ट. तो उसमें क्या बताए गए जो काम हुए हैं वह फर्स्ट पॉइंट है द एक्ट पुट एन एंड टू द of East India Company in India.
तो क्या हुआ, इस एक्ट में क्या हुआ था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त किया जाए। सेकेंड है द कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। भारत का प्रशासन सीधे जो थी इंग्लैंड के महारानी के अधीन कर दिया गया। जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी उनके अधीन पूरा भारत का एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया। थर्ड है द वायसराय वॉज मेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन ऑफ इंडिया। वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया। अब क्या होता है कि वायसराय जिस तरह कोई व्यक्ति होता है तो उस समय जो पदवी होती थी जो उसके अधीन काम करता था उसे वायसराय कहते थे। A post of the Secretary of India and his council was constituted in England for control of our administrative in India। अब जो है एक पोस्ट होती है सेक्रेटरी की जो काउंसिल में पूरा तरह संविधान में इंग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए एक नीति बनाई गई थी। फिर द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया। नेक्स्ट हेडिंग है क्वीन प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मीन्स होता है घोषणा। तो द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड कैनिंग वाज मेड द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इशूड अ प्रोक्लेमेशन विच वॉज रीड आउट बाय गवर्नर जनरल कैनिंग एट ए दरबार इन इलाहाबाद। अब क्या हुआ कि जो महारानी थी वहाँ की ईस्ट इंडिया के कंपनी की उन्होंने यह घोषणा की कि जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के पहले वायसराय होंगे। उसी समय इंग्लैंड की रानी की जो घोषणा थी तो भारत में कैनिंग की जो नियुक्त किया गया था तो सबसे पहले उन्होंने जो पढ़कर सुनाया था वो था दरबार ऑफ इलाहाबाद। मतलब इलाहाबाद के दरबार में उन्होंने पहली बार अपनी जो नियुक्ति मिली थी उसको पढ़कर सुनाया था। द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन कंटेंट। तो जो रानी थी उनके कंटेंट में क्या क्या बातें लिखी थी कि नो न्यू इंडियन स्टेट विल बी एनेक्स्ड टू ब्रिटिश स्टेट इन इंडिया। अंग्रेजी राज्य में भारत का अब कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो प्रोमिस टू पे ड्यू रिस्पेक्ट टू एंशिएंट राइट्स यूजेस एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया। भारतीयों के रीति रिवाज और प्राचीन परंपराओं को रिस्पेक्ट दी जाएगी और उनका सम्मान किया जाएगा। थर्ड था ऑल विल बी ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी, बेनोवेलेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस। किसी भी के साथ कोई भी मतभेद नहीं होगा, न्याय में समानता होगी, उदारता होगी और धार्मिक रूल्स दिखाए जाएंगे। फोर्थ है इट प्रोमिस नॉट टू डिस्क्लेम द राइट्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस एंड देयर राइट्स वुड बी प्रोटेक्टेड। भारत के राजाओं के सम्मान व अधिकारों का हनन नहीं होगा, साथ ही उनके अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे। फिफ्थ है द प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर दैट ऑल विल बी क्वालिफाइड टू इंटर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड एबिलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। भारत के लोगों की नैतिक उन्नति का कार्य किया जाएगा, उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाएंगे और लोगों की उन्नति पर ध्यान दिया जाएगा। द इंडियन पीपुल विल बी ट्रीटेड लाइक ब्रिटिश पीपुल। जो भारतीय लोग हैं उनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे ब्रिटिश को किया जाता है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वॉज वेलकम इन इंडिया। द एजुकेटेड क्लास इन इंडिया लाउडेड द प्रोक्लेमेशन बट इट वॉज mere cheating. In fact, British government took up no welfare measures for Indian. The interest for England was above the Indian interest. The British government in India. अब ये जो बात थी इंग्लैंड की महारानी की घोषणा भारत में बहुत स्वागत हुआ, लेकिन शिक्षित वर्ग इस बात की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, उनके मुंह पर हमेशा तारीफ थी, लेकिन केवल ये मात्र जो वादे थे एक छल से ज़्यादा कुछ भी नहीं थे। वास्तव में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था और केवल ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के हित को ही सर्वोपरि माना था। नेक्स्ट हेडिंग है कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंग्लैंड में से भारतीय प्रशासन का नियंत्रण। तो ये जो पैराग्राफ है उसका मैं आपको मीनिंग्स बता रही हूँ कि इस समय तक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार विश्व भर में होने लगा। इंग्लैंड के आर्थिक हित
भारत के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाने लगा। साथ ही साथ भारत के संसाधन इंग्लैंड दूसरे देशों से युद्ध में खर्च करता रहा और इसलिए भारत की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था जो थी फुली गवर्नमेंट बाय द ब्रिटिश सिटिंग इन इंग्लैंड, तो सारी जो प्रशासनिक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाने लगा? इंग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग है इंडिया सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीट, भारत सचिव और सचिवालय। अब क्या हुआ कि 1800 ईस्वी से पहले जो था 1858 से पहले जो एक्ट था सेक्रेटरी जो था इंडिया का, उसका एक नया पद का निर्माण किया गया, उसे भारत सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। ही यूज्ड टू मैनेज इंडिया अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इंग्लैंड एंड वॉज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। उसे क्या दिया गया कि वह इंग्लैंड में रहकर भारतीय प्रशासन का पूर्ण ध्यान रखेगा तथा इंग्लैंड की सांसद के प्रति उत्तरदायी था। दिस ऑफिस वॉज नोन एज इंडियन सेक्रेटरी इन इंग्लैंड। और वह जो कमेटी बनाई गई वो कौन सी कमेटी थी कि उसमें कम से कम 15 सदस्यों की एक टीम बनाई गई जो मिलकर डिसीजन लेती थी, इसीलिए उसे इंडिया ऑफिस मतलब भारतीय सचिवालय कहा गया। इट हैड वेरियस डिपार्टमेंट, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ इंडिया सेक्रेटरीट वॉज कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया। अब जो था इसमें अनेक विभाग बना गए जो भारत के सभी कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्ते देते थे और अन्य भत्ते की राशि उनसे वसूल भी की जाती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वायसराय एंड हिज काउंसिल। अब है अगला हेडिंग भारत सरकार वायसराय उनकी परिषद। तो एज पर चेंजेस मेड इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन अंडर 1858 एक्ट, नाउ द गवर्नमेंट जनरल बिकम द वायसराय एंड वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश मोनार्च। द वायसराय वॉज द टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन इंडिया। अ 4-member council was made to assist with वायसराय एंड इट वॉज नोन एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब क्या हुआ कि 1858 का जो अधिनियम आया उसके अंतर्गत कई परिवर्तन किए गए। जनरल वायसराय के नाम से इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुआ। भारत में वायसराय जो होता है वो होता है सर्वोच्च पदाधिकारी, सर्वोच्च पदाधिकारी। वायसराय की सहायता से एक प्रशासनिक अधिकारी होता था, तो वायसराय की सहायता से ए 4-member काउंसिल वॉज मेड असिस्ट वायसराय। तो एक 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई, इसे कार्यकारी परिषद कहा जाता है। इट इज नोन एज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इनके जो पॉइंट्स हैं यह 1 by 1 मैं आपको समझा रही हूँ। तो क्या है, जो पहला आपका पॉइंट है उसमें बताया गया है कि 1861 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा जनरल के कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 member मतलब न्यूनतम 6 सदस्य रखे गए। साथ ही अधिकतम 12 सदस्य नियुक्त करने का जो था वो राइट्स था किसके पास? अपने इस काउंसिल के पास। पुनः सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई और उसके बाद संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। सेकेंड पॉइंट में आप समझेंगे कि प्रांतों में जो विधान परिषद स्थापित की गई वो बंगाल, मुंबई, मद्रास और साथ ही साथ अन्य विधान परिषदों का गठन भी किया गया। और जो थे वो किसके लिए उत्तरदायी थे? प्रांतीय प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रांतीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी थी। किंतु क्या हुआ, वहाँ पर कोई भी कानून बनाने से पूर्व उन्हें किसी भी गवर्नमेंट से मस्ट परमिशन मतलब उनको अनुमति लेना जरूरी बताया गया था। प्रांतों में जो गवर्नर होता है वो सर्वोच्च अधिकारी था। नेक्स्ट हेडिंग कि जो 1865 का एक्ट था उसमें किस बात पर जोर दिया गया था? वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की गई। वित्तीय मतलब फाइनेंस और अधिकार मतलब राइट्स। तो वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की गई। उसे विधानसभा में तथा परिषदों में सीमाएं निश्चित करने का तथा परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। इन 1869 में गवर्नर जनरल थे, उनके पास क्या शक्ति थी कि वो विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में भी कानून बना सकते थे। इन 1876 में जो रॉयल टाइटल आया उसमें क्या था? रॉयल टाइटल मतलब शाही उपाधि। तो 1876 में जो शाही उपाधि अधिनियम पारित किया गया वो पारित किया गया था 28 अप्रैल
1876। तो जो रॉयल टाइटल जो अधिनियम आया, अगर आपसे डेट पूछी जाए तो क्या कहेंगे? 28 अप्रैल 1876। तो इसमें इंग्लैंड की महारानी को भारत की सामग्री मतलब इम्प्रेस EMPRESS घोषित किया गया। नेक्स्ट जो हेडिंग है, इन 1892 द इंडियन काउंसिल एक्ट वॉज पास्ड एंड एडिशनल 16 मेंबर्स वेयर अपॉइंटेड द काउंसिल। अब जो 1892 ईस्वी में भारत में जो परिषद बनाई गई, उसमें अधिकतम कितने लोगों की संख्या रखी गई? 16 मेंबर्स अधिकतम। लास्ट पॉइंट है, लेटर इन 1909, 1919 and 1935 Indian government ordinance was passed to increase the members of legislative council, yet the sole power was vested with the viceroy। अब क्या हुआ कि आगे चलकर 1909, 1919 और 1935 में एक पारित किया गया सरकार के द्वारा अधिनियम, जिसमें परिषदों की संख्या में पुनः वृद्धि की गई और वास्तविक शक्ति वायसराय के पास रही। अब क्या हुआ कि असेंबलीज तो और बनाई गई, लेकिन उसका पूर्ण राइट्स जो था, अधिकार था, वो किसके पास रखा गया? वायसराय के पास। नेक्स्ट हेडिंग है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, सेना का पुनर्गठन। जो सेना का पुनर्गठन हुआ, तो जो इंडियन सोल्जर्स थे, तो जो 1857 की जो क्रांति आई, उसके बारे में बताया है कि 1857 में जो संग्राम हुआ, अंग्रेजी शासन की नींव को उन्होंने हिला दिया। अंग्रेजों की कल्पना से परे भारत ने पुनः सैनिकों के विरुद्ध कुछ कार्यक्रम और कुछ शास्त्र उठाए गए, इसलिए सेना के पुनर्गठन की ओर विशेष ध्यान दिया गया और साथ ही साथ भारतीय सेना को सुदृढ़ और उन्नतशाली बनाया गया और उसको कुछ अधिकार एक्स्ट्रा दिए गए। तो जो उनको अधिकार दिए गए वो क्या थे कि फर्स्ट पॉइंट था द यूरोपियन आर्मी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोपीय सेना अंग्रेजी सेना में मिला लिया गया। सेकेंड हेडिंग है, अरेंजमेंट्स वेयर मेड टू सेंड आर्मी ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स रेगुलरली टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड। अब क्या हुआ कि सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई तथा यूरोपीय सेनाओं की संख्या बढ़ा दी गई। थर्ड है आपका, द मेंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वॉज कंटेंट यूरोपियन सोल्जर वेयर इंक्रीज, उनको घटाकर बढ़ाया गया। तो जो भारतीय सेना होने के बावजूद भी उसमें ज़्यादा सेना के लोग कौन से थे? यूरोपीय। The proportion of Indian and European soldiers in Bengal 2:1 and 3:1 in Bombay and Madras। तो फिर क्या हुआ कि यूरोपीय और भारतीय संख्याओं का अनुपात जहाँ बंगाल में 2:1 था, वहीं बम्बई व मद्रास में 3:1 रखा गया। मतलब अगर 2 में से 1 बंगाल में भारतीय और यूरोपीय होते थे, तो 3 और 1 में से मतलब 3 में से 2 यूरोपीय होते थे और 1 भारतीय होता था। नेक्स्ट है, सैनिकों में प्रांतीय निष्ठा के आधार पर पंजाब, गुड़वाल, कुमाऊँ, सिख, राजपूत एंड जितने ये लोग हैं रिजाइनमेंट, उनको लिया जाने लगा। रेजिमेंटों का गठन हुआ ताकि सैनिकों की में भावना जागृत हो सके। अबाउट 30% इनकम ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज बीइंग स्पेंड ऑन आर्मी। उस समय क्या होने लगा कि केंद्रीय और प्रांतीय दोनों तरह की सरकार जो अपना आय का 30% जो पैसा है वो आर्मी पर खर्च करने लगी। इस तरह इंडियन वे डिवाइडेड ए मार्टियल और नॉन मार्टियल रेसेस। तो इस तरह क्या हुआ कि सेना के पुनर्गठन के पीछे एक ही उद्देश्य था कि फूट डालो और राज करो, ताकि सेना में कोई भी कंपनी विद्रोह हो और विद्रोह होकर दूसरी को उसके द्वारा कुचल दिया जाए। भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए विदेश भेजना आरंभ कर दिया गया। नेक्स्ट हेडिंग है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे कि जो प्रशासनिक विभाजन था वो क्या हुआ। तो इस पूरे पैराग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1858 की ईस्वी के पश्चात प्रशासनिक व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण निर्णय परिवर्तन हुआ। सन 1861 ईस्वी के अधिनियम में प्रशासनिक व्यवस्था की विभाजन प्रक्रिया आरंभ हुई। प्रांतों में विभाजन परिषदें गठित हुई। 1862 में बंगाल का विभाजन हुआ, वह 1886 में उत्तर प्रदेश का हुआ। देन 1865 में पंजाब का हुआ। उत्तर प्रदेश इन 1868, वहीं उत्तर प्रदेश का कब हुआ है
1868 में। आफ्टर द म्यूनिसिपल ऑर्डिनेंस वॉज पास टू लेवी लोकल टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्क्स। तो इन परिषदों का जो कहा तो ये क्या हुआ कि इनकी सारी जो थी प्रांतीय व्यवस्थाएं लागू की जाने लगी। This helped to increase the income of municipalities and on the other hand election process got boost। तो क्या हुआ कि प्रांतीय सरकारों को भूमि कर, आबकारी कर, राजकीय सिस्टम, विधि व न्याय नियंत्रण के अधिकार भी प्रदान कर दिए गए, जिसमें आगे चलकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। स्थानीय प्रशासन भी इसी के अंतर्गत आएगा कि उसके अंतर्गत क्या हुआ कि अंग्रेजी जो सरकार थी उसकी प्रमुख नीतियों में सुधार आया और अंग्रेजों द्वारा ली गई व्यवस्था का कुछ आंशिक परिवर्तनों के साथ आज भी भारत में विद्यमान है। इसमें एक ओर जहाँ नगर पालिकाओं की आमदनी में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर जो है चुनाव प्रक्रियाओं को भी प्रोत्साहन मिला। भारत में स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो किया गया था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। साथ ही इसमें जो सड़कें और जितने भी काम होते हैं, सड़कों को बनाना, उसके सफाई की जिम्मेदारी, और किंतु उसमें फिर भी तानाशाही के कारण इसको वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है और इस तरह से प्रशासन व्यवस्था में कुछ अव्यवस्था आई। नेक्स्ट हेडिंग है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आर्थिक नीतियाँ। अब कुछ आर्थिक नीतियाँ बनाई गई। तो आफ्टर 1858 द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो रीऑर्गेनाइज्ड। तो क्या हुआ कि 1858 ईस्वी के बाद भारत ने ब्रिटिश सरकार में आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया। यह जो नीतियाँ बनाई गई थी, ब्रिटिश सरकार ने आयात कर समाप्त कर दिया, मतलब जो टैक्स लिया जाता था उसको समाप्त कर दिया और भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। इसे सेल्फ ऑफ इंडिया फुली, मतलब वो पूरी तरह फ्री था। फलस्वरूप अनेक विदेशी कंपनियां जो है भारत में स्थापित हो गई। ट्रेड इन इंडिया मतलब भारत में आ गई और भारत के नए उद्योग धंधे भी समाप्त होने लगे। मतलब पहले उद्योग धंधे के साथ साथ अब लोग कंपनी से जुड़ने लगे थे। भारतीय उद्योगों का शोषण होने लगा। ब्रिटिश सरकार की द इंडियन इंडस्ट्रीज वेयर द विक्टिम्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज सिंपली मेड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब क्या हुआ कि भारतीय उद्योगों का शोषण होने लगा तथा ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियाँ केवल इंग्लैंड के हितों की रक्षा के लिए ही बनाई गई थी। The prominent industries that suffered due to the British financial policy: jute, indigo, textiles, woolen, tea, rubber, coffee, coal, iron and ships। अब क्या हुआ कि जो हमारे जो इंडस्ट्रीज थी, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से प्रमुख होने वाले पटसन जो आपका होता है, जूट, पटसन, वो बुरी तरह से, इंडिगो मतलब जो नील होती है, नील जो पहले कपड़ों पर दी जाती थी, टेक्सटाइल्स जो ऊनी कपड़े और सूती कपड़े थे, चाय, टी, रबर, कोयला, भाप से जहाज इत्यादि ये सारी तरह पतन होने लगे। एज पर चेंज फाइनेंशियल पॉलिसी द इनकम ऑफ कैपिटल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज डिवाइडेड। तो परिवर्तन आर्थिक नीतियों के अंतर्गत सरकारों के मध्य आय का बंटवारा किया गया। भारतीय इंडियन फार्मर्स वेयर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड पेयर्स एंड टेनेंट्स बाय एडॉप्ट पॉलिसीज लिविंग। तो इस पे भी क्या हुआ कि भारतीय किसानों को भूमि कर और पट्टेदारी कर जमींदार प्रथा को अपनाया, जैसे दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस नीति के दुष्परिणाम स्वरूप ही साहूकारों को फलने और फूलने का मौका मिल गया। ग्रामीणों से मजदूरी लेते दिन प्रतिदिन के दयनीय होती चली गई। मजदूरों से काम लेकर उनको कम वेतन दिया जाने लगा। इसी समय बाल मजदूरी को भी प्रोत्साहित किया गया, जो कि भारतीय हित के लिए बिल्कुल सही नहीं थी, भारतीयों के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप जो आर्थिक क्षेत्र था भारत के विकास के अवरुद्ध होता चला गया। मतलब जो भारत का आर्थिक विकास था पूरी तरह से कम हो गया था या शून्य हो गया था। नेक्स्ट हेडिंग है सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाएं। अब क्या हुआ कि सिविल सर्विसेज में भी लोगों ने प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिविल सेवा के माध्यम से अपॉइंट नियुक्त अधिकारी और उच्च पद अधिकारी किए जाने लगे। यद्यपि 1853 में सिविल सेवाओं की परीक्षा में
भाग लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, किंतु वास्तव में भारत के लोगों को इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि यह परीक्षा केवल इंग्लैंड की भाषाओं में होती थी, अंग्रेजी भाषाओं में होती थी। 1853 ईस्वी में जहाँ परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की उम्र 23 रखी गई थी, वहीं 1860 में यह उम्र 21 हो गई और बाद में इस उम्र को बढ़ाकर 19 ईयर्स कर दिया, जो कि 1876 में। तो अगर अपन बोलेंगे सेवा में जाने की उम्र 19 के कौन से ईयर में हुई थी, तो 1876 में हुई थी। इससे भारतीयों को सिविल सेवा में भाग लेने के लिए सभी रास्ते लगभग बंद हो गए थे, क्योंकि जो वो लोग शिक्षित भी नहीं थे, तो उनके लिए सारे रास्ते बंद थे। केवल यूरोपीय ही सिविल सेवा के विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने 1906 ईस्वी में इसमें विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने इसमें भाग लेने की आयु को पुनः कितने ईयर कर दिया गया, 24 ईयर्स। तो 1906 में वापस से जो सिविल सेवाओं की सर्विस की एज बताई गई वो 24 ईयर्स कर दी गई। इसके द्वारा जिन भारतीयों को सिविल सेवा का अवसर मिला वे प्रायः उच्च वर्ग तथा ब्रिटिश शासन के हितैषी रहे। अब ऐसा नहीं है कि जब 24 साल की एज हुई तो सभी भारतीयों को इसमें लाभ मिला। इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे थे या जो उनसे घिरे थे, जो उनके चापलूसी बनकर काम कर रहे थे, उन्हीं भारतीयों को यहाँ पर स्थान दिया गया। The British, followed by a policy radical discrimination against India, the 1883 Libert Bill in Indian stance ended the difference between Indians and English judges. अब क्या हुआ कि जो अंग्रेजों द्वारा जो अत्यधिक भेदभाव किया जाता था, उसके लिए 1883 ईस्वी का इल्बर्ट बिल विषय प्रमुख उदाहरण है, जिसमें भारतीय एवं अंग्रेज जजों के मध्य अंतर समाप्त हो गया और इस विधेयक में पारित हो जाने के बाद जज उस क्षेत्र के मुकदमों की सुनवाई कर सकता था, किंतु यूरोपियों ने कड़े विरोध के कारण इसे इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट हेडिंग है ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी। तो द ब्रिटिश वेर मोस्ट सक्सेसफुल इन कन्वर्टिंग इंडियंस इन एक्चुअल स्लेव्स। द इंडियन English education was instilled at the start of 18th century. Missionaries were established by 1820 in India, which were imparting English education, but the purpose of promoting this education was not Indian welfare, but to highlight Christian religion and its propaganda. The 1854 Woods proposal had suggested to spread English education simultaneously with the education in Indian languages. There were also proposals to train the teachers for the first time on secular basis. Proposal was mooted to provide financial grants and scholarship to education institutions. In 1882 लॉर्ड रिपन जो थे कॉन्स्टिट्यूट, उन्होंने कौन सा संविधान लाया, हंटर कमीशन, टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल ऑफ वुड डिस्पैच। दिस लेड इम्फेशन ऑन प्राइमरी एजुकेशन इन फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन वर गिवन प्रायोरिटी। इन 1904 यूनिवर्सिटी एक्ट वॉज पास टू एफिलिएट द यूनिवर्सिटी एंड टू अपॉइंट प्रोफेसर एज per needs of students. The 1990 Act entrusted the responsibility of Education Department to Provisional Council. Under the Sargent Plan in 1944, education was made free and compulsory for children between 6 to 40 years. Initially, the British education policy might have not been beneficial to Indians, but it played major role in motivating Indians towards nationality and to get यूनाइटेड। अब क्या है इस पॉलिसी में क्या हुआ कि आरंभ में जो भारत की सरकार नीति थी उसका उद्देश्य लोगों की मानसिक रूप से गुलाम बनाना था। 18वीं शताब्दी के बाद उसमें भारत की अंग्रेजी शिक्षा की पहल हुई और 1820 के बाद अनेक मिशनरीज खोले गए। उसका उद्देश्य क्या था कि भारतीयों का हित नहीं वरन अधिक से अधिक ईसाई धर्म का प्रचार करना था और ईसाई लोगों का धर्म का प्रचार करना था।
सन 1854 में इसलिए एक वुड प्रस्ताव आया जिसमें अंग्रेजी शिक्षा के साथ भारतीय भाषाओं के अध्ययन का भी सुझाव लाया गया। इंडियन लैंग्वेजेस का सजेशन आया कि साथ साथ भारतीय शिक्षा भी सिखाई जाए। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा के साथ जब भारतीय शिक्षा का प्रस्ताव आया तो इसमें अध्यापकों को प्रशिक्षण का भी सुझाव आया, क्योंकि अगर अध्यापक प्रशिक्षित होंगे तो ही वो लोगों को शिक्षा दे सकते थे। पहली बार धार्मिक तटस्थता के सिद्धांत पर शिक्षा संस्थाओं में अनुदान देने का छात्रवृत्ति का प्रस्ताव भी रखाया गया। अब क्या हुआ कि सेकुलर बेसिस पर एक प्रपोजल ये भी आया कि स्टूडेंट्स को इम्प्लीमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की जाए और प्राइमरी शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। विद्यार्थियों की मानसिक और शारीरिक फिजिकल और मेंटल मानसिक और शारीरिक शिक्षाओं पर जोर दिया गया। 1904 में एक एक्ट और पारित हुआ जिसमें अधिनियम में संबद्धता और विद्यार्थियों के अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति की गई। द 1990 एक्ट, इस अधिनियम में क्या हुआ कि शिक्षाओं के प्रति जो जिम्मेदारियां थी प्रांतीय विधानमंडलों को सौंप दी गई और 1944 में एक रूल बना जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। आरंभ में यह जो थी ब्रिटिश नीति के अकॉर्डिंग चल रही थी, पहले भारतीयों को नहीं मिल रहा था, लेकिन भारतीयों को राष्ट्र के प्रति संगठित करने के लिए फिर आगे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। नेक्स्ट हेडिंग है ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन प्रिंसेस। इन 1858 देयर वाज वेयर 562 स्टेट्स रूल्ड बाय इंडियन रूलर्स। द क्वीन proclamation had promised not to extend the British territories in India and to respect the rights, dignity and honor of India princes, but it proved mere proclamation. In 1874 the King of Baroda, Malarao and Balarao Gaikwad was dethroned and replaced by his descendant. In 1876 Queen Victoria assumed the title of Empress of India and she was the sole authority of Indian affairs. अब क्या हुआ कि 1858 में भारत के छोटे छोटे लगभग 562 राजा थे। इंग्लैंड की महारानी अपनी घोषणा में कहा कि भारत के लोगों को अधिकार व सम्मान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पूर्वत उनके पास सुरक्षित रखा और बड़ौदा में जो मालाराव गायकवाड़ थे उनको हटाकर वंशज को फिर उनके सिंहासन पर बिठाया गया। 1858 में इंग्लैंड की भारत की सामग्री घोषित किया गया। वह भारत की पूरी सर्वोच्च महारानी थी और वह सारे लोगों की जिम्मेदारियां ब्रिटिश सरकार की हो गई थी। राजाओं के आंतरिक मामले भी अब किसको दिए जाने लगे थे? ब्रिटिशर्स को। लॉर्ड कर्जन ने जो है भारतीय राजाओं के विदेश जाने से पूर्व उनकी अनुमति लेना प्रारंभ कर दिया। अगर वो नहीं मानते थे अनुमति तो उन पर बैन था। इस कारण भारतीय राजाओं की सेना न केवल कम कर दिया गया बल्कि उनको अंग्रेजी सेना के कंट्रोल में रखा जाने लगा। इन 1947 माउंटबेटन प्लान प्रोवाइडेड चॉइस टू इंडियन प्रिंसेस टू लाइव either under India, Pakistan. In fact, 1857 India has purchased policy of divide the rule in India, which divided the Indian society into categories exploited and exploited. The religious vagary, communalism and casteism were the equation in the country. The resources of India were completely plundered. Now the need was to recognize economic and reconstructing independent India, and the process began with the achievement of freedom of country in 15th August 1947. अब क्या हुआ कि देश में धार्मिक कट्टरता और जो सांप्रदायिकता थी उसमें जातिकरण एक समूह बन चुके थे और उसके लिए भारतीय ने पुरानी संपदाओं का दोहन किया। आवश्यकता थी अब नवीन भारत की सुनियोजित करने की, संगठन करने की, जिसे 15 अगस्त 1947 में क्रियान्वित कर आरंभ कर दिया गया। थैंक यू क्लास।